अगर तुम ना होती तो मैं ये देह कब का त्याग चुकी होती। ऐसी बात क्यों करती है माँ जी? मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। बस यही तो है जिस वजह से मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। पता है, राजवीर के पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही थे। अगर मुझे या राजवीर को जरा सी छींक भी आ जाए ना, तो बेचारे सारा दिन परेशान हो जाते थे। मतलब मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। अरे अगर मेरी या राजवीर की तबीयत खराब हो जाए ना तो वो ना तो फैक्ट्री जाते थे और ना ही कोई और काम करते थे। बस सारा दिन हमारी देखभाल करते थे। और भगवान की लीला देखो कि राजवीर को उन्होंने तुम जैसी पत्नी दी जो मेरा कितना ख्याल रखती है। अब बहुत देर हो गई है माँ जी। डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है ना, तो अब आप चुपचाप दवाई खाइए और सो जाइए। इसके बाद ज्योति ने विद्या देवी को दवाई खिलाई और उसका सिर प्यार से सहलाने लगी। दरअसल विद्या देवी बहुत ही अमीर औरत थी। उनके पति रणविजय सिंह इलाके के सबसे रईस आदमी थे। घर में नौकरों की भी कोई कमी नहीं थी। पर एक दिन अचानक विद्या देवी को लकवा मार गया और वो बिस्तर पर आ गई। लेकिन उनकी बहू ज्योति ने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। ज्योति का पति राजवीर भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और ज्योति को अपनी माँ की इस तरह सेवा करते देख उसे भी बहुत खुशी होती थी। अच्छा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं माँ जी के पास जा रही हूँ। उनका नहाने का टाइम हो गया है और फिर उन्हें नाश्ता भी कराना है। ज्योति, थैंक यू सो मच। तुम मेरी माँ का कितना ख्याल रख रही हो। प्लीज आप थैंक यू मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज है। राजवीर ज्योति को देखकर मुस्कुराया और फिर कार में बैठकर फैक्ट्री चला गया। उधर ज्योति फिर से अपनी सास विद्या देवी की सेवा में लग गई। और उसी बीच, सच मैं तुझ जैसी बहू पाकर धन्य हो गई बेटी। ओहो माँ जी, अब बस भी कीजिए। आप सारा दिन मेरी तारीफ करती रहती हैं। इतना भी कुछ नहीं करती मैं, बस वही करती हूँ जो एक बहू को करना चाहिए। ज्योति विद्या देवी का पूरा ख्याल रखती थी। ज्योति की इसी सेवा से अब विद्या देवी धीरे धीरे ठीक भी होने लगी थी। फिर एक दिन रात के वक्त विद्या देवी को अचानक प्यास लगी। विद्या देवी खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई और किचन की तरफ बढ़ने लगी। राजवीर और ज्योति का कमरा भी उसी तरफ था, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। अचानक उस खुले दरवाजे से अंदर विद्या देवी की नजर पड़ी तो उन्होंने देखा। सुनो, तुम्हें सैलरी तो मिल गई थी ना? जी सर, मिल गई थी। अच्छी बात है। ज्योति, समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ। तुमने नकली बहू बनकर मेरी माँ की उतनी सेवा की है जितनी आजकल असली बहुएं भी नहीं करती। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कैसी बात कर रहे हैं सर? आपने मुझे उस वक्त जॉब दी जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरी माँ का इलाज आप ही की वजह से हो पाया है सर। अरे हाँ, सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गया। अब कैसी आंटी? जी अब ठीक हैं, वो घर पर ही हैं। बस तुम थोड़े दिन और ये एक्टिंग कर लो। मेरी माँ जब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो मैं खुद ही उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। विद्या देवी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। राजवीर और ज्योति समझ गए थे कि विद्या देवी को सच्चाई का पता चल चुका है। विद्या देवी की हालत नाजुक थी। वो दोनों फौरन उन्हें लेकर अस्पताल भागे। विद्या देवी को अस्पताल में 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो कुछ भी खा पी नहीं रही थी। और फिर एक दिन, बस करो माँ, कुछ तो खा लो। बहू के हाथ से ही खाऊंगी, ज्योति के हाथ से ही खाऊंगी। विद्या देवी के मुंह से निकली आवाज को सुनकर वहीं खड़ी ज्योति जोर जोर से रोने लगी। फिर कुछ देर बाद, आंखें खोलो माँ, आपकी बहू, आपकी ज्योति आपके पास है। ज्योति का नाम सुनकर विद्या देवी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उन्होंने देखा कि इस बार दुल्हन के लिबास में खड़ी ज्योति के चेहरे की चमक ही अलग थी। राजवीर ने ज्योति से सच में शादी कर ली थी। ये देखकर विद्या देवी मुस्कुराई और ज्योति की तरफ हाथ करके बोली, बहू के हाथ से ही खाऊंगी। बस प्रियंका, तू मेरी इतनी सी हेल्प कर दे यार। तू तो जानती है ना ये असाइनमेंट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे आज ही मॉडलिंग के लिए फोन आया और मैं ये चांस मिस नहीं कर सकती। नई नवेली दुल्हन लगातार अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका से उसकी बात मानने के लिए कह रही थी। लेकिन स्वाति, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तक उन लोगों ने मेरा चेहरा नहीं देखा है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तक लड़की बहू बनकर घर नहीं आती, ससुराल वाले उसका चेहरा नहीं देख सकते। बस 10 दिन की बात है, जब तक मैं वापस नहीं आती तो घूंघट में रहना। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आता और वो हाँ कर देती है। स्वाति उसको अपनी शादी का जोड़ा पहना देती है और लंबे से घूंघट से उसका मुंह ढक देती है
और खुद खिड़की के रास्ते वहां से भाग जाती है। प्रियंका शादी का जोड़ा पहने विदा होकर निखिल के घर आ जाती है। सब इस बात से अनजान थे कि इस घूंघट के पीछे स्वाति नहीं बल्कि प्रियंका है। शादी की रात निखिल प्रियंका से, अरे अब कमरे में भी घूंघट ही करोगी क्या? आज तक मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, बस आपकी खूबसूरती की तारीफें ही सुनी है। वो क्या है ना जी, मैंने शादी को लेकर मन्नत मांगी थी कि शादी के कुछ दिनों तक मैं अपने ससुराल वालों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जी? मैं आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अगले दिन निखिल ने सबको प्रियंका की मन्नत के बारे में बता दिया। फिर उसकी माँ कमला प्रियंका से बोली, लेकिन बहू, इस घूंघट के साथ तू खाना कैसे बनाएगी? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा तुझे। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, जैसा ठीक लगे वो कर, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ, खाने के स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? प्रियंका को सचमुच घूंघट में खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो घूंघट के साथ मसाले ढूंढ रही थी कि तभी निखिल रसोई में आ जाता है। आप परेशान मत होइए, मैं आपको मसाले निकाल कर दे देता हूँ। वैसे भी इस घूंघट में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना? आप क्यों तकलीफ करते हैं? इसमें तकलीफ कैसी? हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। निखिल ने प्रियंका की बहुत मदद की। उसके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। इस घूंघट के साथ भी तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू, लेकिन आखिर कब हमें तेरा चेहरा देखने को मिलेगा? तेरी इस मन्नत के कारण अभी तक तेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। बस कुछ दिन और माँ जी, फिर आपकी बहू वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी मतलब? मेरा मतलब है इस घूंघट से बाहर आ जाएगी। अच्छा अच्छा, निखिल तू भी खाना खा ले। आप सब खाओ माँ, मैं इनके साथ बाद में खा लूंगा। सबको खाना खिलाने के बाद निखिल अपने और प्रियंका के लिए एक ही प्लेट में खाना रखता है और उसे खिलाने लगता है। ये लीजिए, मैं आपको खाना खिला देता हूँ, घूंघट में आपको ठीक से दिखेगा नहीं ना? निखिल की अच्छाई देखकर प्रियंका उसे पसंद करने लगती है, लेकिन वो जानती थी कि निखिल और ये ससुराल कभी उसके नहीं हो सकते, क्योंकि 10 दिन पूरे होते ही स्वाति यानी इस घर की असली बहू वापस आ जाएगी। ऐसे ही 10 दिन पूरे हो गए। प्रियंका ने स्वाति को बहुत फोन लगाया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन स्वाति वापस नहीं आई। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस शादी से भागना चाहती थी। ये तूने ठीक नहीं किया स्वाति, तू नहीं जानती तूने कितना अच्छा जीवन साथी खो दिया। अब मैं क्या करूं? मैं निखिल जी को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो बहुत अच्छे हैं। फिर प्रियंका ने एक बड़ा फैसला लिया और वो निखिल की पत्नी बनकर उसी घर में रहने लगी। अब उसने घूंघट भी हटा दिया और निखिल और उसके परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने लगी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए, लेकिन एक रोज उनके दरवाजे की घंटी बजी। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने स्वाति खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी 2 साल बाद? क्यों आई हो अब यहाँ? क्यों, मैं अपने ससुराल भी नहीं आ सकती क्या? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन पहले मुझे अंदर तो आने दो। प्रियंका उसे अंदर ले जाती है। अब बताओ, 2 साल बाद क्यों आई हो तुम यहाँ? जब मैंने तुम्हें इतने फोन किए तब तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर अब क्या लेने आई हो यहाँ? सच तो यह है कि मैं हमेशा से इस शादी से भागना चाहती थी, इसीलिए विदाई के वक्त मैंने तुम्हें दुल्हन बनाकर भेज दिया और खुद भाग गई, और मैंने तुम्हें फंसा दिया। मुझे तो लगा था तुम 10 दिन के बाद सबको सच्चाई बताकर चली जाओगी, लेकिन लगता है पैसों के लालच ने तुम्हें रोक लिया। वैसे मुझे उस निखिल और इस ससुराल में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो बस 20 लाख चाहिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? 3 दिन में मुझे पैसे चाहिए, अगर नहीं मिले तो मैं सबको सच सच बता दूंगी। स्वाति प्रियंका की सहेली बनकर उसी घर में रहती है। 3 दिन बीत जाते हैं और आज प्रियंका बहुत डरी हुई थी। तभी उसे अपनी सास की आवाज आती है। हे राम, मेरी तिजोरी से 20 लाख रुपए गायब हैं। निखिल बेटा, तू अभी जाकर सबके कमरे की तलाशी ले। निखिल सबके कमरे की तलाशी लेता है तो उसे स्वाति के बेड के नीचे 20 लाख रुपए मिलते हैं। हे राम, बहू की सहेली चोर निकली। निखिल बेटा, अभी पुलिस को बुला ले। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैं तो इस घर की असली बहू, फिर मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ। शादी होने के बाद ही स्वाति तुम्हें छोड़कर चली गई और उसने अपनी सहेली प्रियंका को इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ भेज दिया और आज पैसों के लिए यहाँ वापस आ गई। लेकिन सच कहूं तो ये बात मैं पहले से ही जानती थी। उस रात मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और आज मैं खुश हूं
कि तुझ जैसी लड़की मेरी बहू बनकर घर नहीं आई। हमारे लिए तो प्रियंका ही हमारे घर की बहू है। अब जाती है या बुलाऊं पुलिस को? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ और कभी लौट कर यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। स्वाति वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। कमला और निखिल प्रियंका के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।